आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में कुछ नियम हैं, जैसे पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम और n+l का नियम, ठीक है ना, और कोण विन्यास हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाउली के अपवर्जन नियम की। ये बेटा हमारा जो सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका ये लास्ट टॉपिक है, यानी समझ लो लास्ट वीडियो है ये। तो बात करते हैं हम लोग बेटा पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली नामक विज्ञान में क्या होता है, पाउली ने ये बताया कि एक ही परमाणु होगा, अगर एक ही परमाणु में के अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लें कोई, अगर हम एक ही परमाणु के कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की अगर हम क्वांटम संख्याओं के मान निकालें, जो हमने आपको पिछली वीडियो में क्वांटम संख्याओं के मान निकलवाए थे। जिन लोगों को अभी ये नहीं पता है क्वांटम संख्या क्या होती है, तो वो मेरा इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे, ठीक है ना, क्वांटम संख्या के नाम से है, ठीक है बेटा, क्वांटम नंबर्स के नाम से है, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो बात आती है कि एक ही परमाणु के अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की हम लोग बात करें या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो बेटा एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। यानी कि उनमें 4 मान है, 4 में से कोई ना कोई एक ऐसा मान जरूर होगा जो दूसरे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या से कैसा होगा, भिन्न होगा। यानी चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक जैसे नहीं हो सकते हैं। एक ही परमाणु भले ही एक ही परमाणु है, उसके हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं एग्जांपल की बात करता हूँ आप लोगों से, जैसे मैंने कहा Na 11 नंबर पे आता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा कि बताइए पहले और अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, मैंने कहा एक तो 4 क्वांटम संख्याओं के मान आपको पहले इलेक्ट्रॉन के निकालने हैं और उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकालने हैं। तो आप लोग देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं, पहले करते हैं हम प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, और बेटा हम लोग यहां पर बात करेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बेटा देखो क्या आएगा, निकल के आने वाला है। देखो अगर हम पहले मान निकाल लेंगे मेरी क्वांटम नंबर की n की वैल्यू, तो n की वैल्यू प्रथम के लिए क्या होगी, 1s2 होगा, n की वैल्यू कितनी होगी 1। अच्छा, अब इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, मैंने बताया था s होगा तो 0, तो n इसका मान 0, तो m का मान भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर s का मान क्या हो जाएगा, ±1/2। कोई दिक्कत नहीं है, यानी मैं बताया था l और n दोनों के पास कुछ हो, s का मान ± रखो, कोई प्लस या माइनस कोई ना कुछ तो होगा ही होगा मान, ठीक है ना। अब ऐसे इसमें बात करते हैं लोग n की वैल्यू अंतिम के लिए, n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू s 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू ±1/2। देखो बेटा इसमें देखो कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू जो होगी वो कम, कोई ना कोई डिफरेंस होगी, एक दूसरे डिफरेंट होगी। कौन सी वैल्यू है, n की वैल्यू डिफरेंट देखेंगे, यानी बेटा आप एक ही, हमने देखो परमाणु एक ही लिया, Na परमाणु है, Na परमाणु का एक पहला इलेक्ट्रॉन लिया और एक अंतिम इलेक्ट्रॉन लिया, है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए हमने 4 क्वांटम संख्या के मान निकाले, थोड़ा कैसे आए, अलग अलग आए, है ना। यही है पाउली का अपवर्जन नियम। आप कोई परमाणु ले लो, उसमें चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक जैसे कभी भी नहीं आ सकते हैं। बात सब लोगों को क्लियर होगी ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हुंड के नियम की, हुंड्स लॉ। देखिए ये हुंड नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि हम लोग जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम हम लोग कैसे भरते हैं। मान लो हमने कहा कि पी कक्षक है और पी में कितने हैं, पी ऑर्बिटल में 3 कक्षक होते हैं, हमने मान लो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इलेक्ट्रॉन भरने हैं 5, तो हम लोग क्या करते हैं, हमने देखा हुआ भरे हुए से भरे हुए होते हैं इस तरह से। इनका भरने क्रम कैसे, पहले 2 भर दो, दूसरे 2 भर दो, तीसरे 1 भर दो,
ऐसा कर नहीं है। उन्होंने ये बताया है कि जितने भी कक्षक होते हैं पूरे ऑर्बिटल में जितने भी कक्षक होते हैं वे सारे कक्षक पहले अयुग्मित होते हैं, उसके बाद सभी जब अयुग्मित हो जाते हैं तो फिर शुरुआत से द्वारा से फिर वे युग्मित होते हैं। ये बताया किसने? हुंड ने। कैसे बताया? देखो, जैसे मान लो मुझे बात करनी है पी की, हमें पी में 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पता है पी में था कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले की जाएंगे सब अयुग्मित। अयुग्मित का मतलब होता है कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यानी कि अयुग्मित का मतलब होता है प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। इलेक्ट्रॉन भर गए, तीनों अयुग्मित हो गए, बेटा कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन कितने भर गए हमारे? 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? अब होंगे युग्मित। अब ये युग्मित हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैसे हो गए? युग्मित हो गया। तो 4 और कैसा हो गया? इसलिए 5। बिल्कुल बात क्लियर हो गई। अच्छा, मैं बात करता हूँ आपको डी में भरने हैं कितने इलेक्ट्रॉन? आपको ना डी में भरने हैं 5 इलेक्ट्रॉन। जो 4 इलेक्ट्रॉन लो, हमें भरने था डी में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है ना? तो डी में बेटा आप बताओगे मुझे कितने कक्षक होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। हमें 4 क्यों भरने का करेंगे? पहला एक इसमें, दूसरा एक इसमें, तीसरा एक इसमें, चौथा एक इसमें। कोई दिक्कत नहीं। 5 भरने होंगे तो 5 में यहाँ आएगा, 6वां भरना है तो 6वां फिर यहाँ आएगा, 7वां यहाँ आएगा, 8वां फिर 8वां यहाँ। पहले सब अयुग्मित, उसके बाद फिर युग्मित होते चले जाए। ये बताया हमने, ठीक है बेटा? बात सब लोग क्लियर होगी ना? अब बात आती है द एप्लीकेशन ऑफ हुंड लॉ, यानी कि हुंड के नियम के अनुप्रयोग। द एप्लीकेशन ऑफ हुंड्स लॉ। हुंड के नियम के बेटा क्या क्या अनुप्रयोग है, ये बात हम लोगों को पढ़नी है यहाँ पे, है बेटा? हाँ जी, बात आती है पहले पॉइंट की। तो देखिए, हुंड के नियम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, जो उपकोषों का जो स्थायित्व होता है, उपकोषों का क्या होता है? स्थायित्व। जो हमने आप लोगों को ओहमबाउ नियम के अनुसार बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि उपकोषों का स्थायित्व, ठीक है ना? पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, बाद में किस में जाएगा, बाद उसके बाद में किस में जाएगा, है ना? तो उन लोगों में क्या बताता है, उपकोषों के स्थायित्व को व्यक्त करने में इस नियम का यूज किया जाता है। अब बात समझ में आती है कि स्थायित्व को हम लोग व्यक्त कैसे करेंगे, हमें कैसे चलेगा कि कौन से उपकोष का स्थायित्व ज्यादा है, ठीक है ना? हम लोगों ने ओहमबाउ नियम में पढ़ा था, ऊर्जा पढ़ी थी हम लोगों ने, किसकी ऊर्जा ज्यादा है ओहमबाउ नियम में, कि पहले 1s और उसके बाद 2s आया, तो 1s में और 2s में किसकी ज्यादा थी? 2s की ज्यादा थी, हम लोग पढ़ी थी हम लोगों ने। अब बात आती है स्थायित्व की, किस कक्षक का स्थायित्व, किस उपकोष का स्थायित्व ज्यादा है। जैसे हम लोग बात करते हैं 1sp 2pb और 3p। 3p समझ लो, 3d समझ लो, 3d समझ लो, 1sp 2pb और 3d, है ना? अब तीनों में हम लोगों को बात करनी है किसका स्थायित्व ज्यादा है। हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें भर दिए इलेक्ट्रॉन, हमने इसमें क्या भर दिए? इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ने भरिए इसमें, जैसे मान लो इसमें हमने भर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें हम लोगों ने मान लो भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें बेटा हम लोगों ने भर दिए कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। क्या भर दिए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा एक बात आपको ध्यान रखेंगे हमेशा कि जिस उपकोष, जो उपकोष में या तो वो उपकोष पूरा, उस उपकोष में जितने कक्षक है ना, वो सभी कक्षक पूर्ण भरे हों। कैसे भरे हों? पूर्ण भरे हों। और दूसरी बात, वे कक्षक अर्ध भरे हों। कैसे भरे हों? अर्ध भरे। तो उनका स्थायित्व कैसा होता है? ज्यादा होता है। आप देखें एस पर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक भरा हुआ है, इसका स्थायित्व अधिक होगा। पी में 6 आते हैं, अभी देखो 2 ही है, 3 तो नहीं है, इसमें स्थायित्व कम होगा, इसका भी स्थायित्व कम होगा। 10 आते हैं, इसमें से 6 है, भले ही 5 ज्यादा हो जाए। मैंने कहा स्थायित्व भी उसका ज्यादा होगा जो या तो पूर्ण भरे हो या फिर वे अर्ध भरे हो, उनका स्थायित्व ज्यादा होगा, ठीक है ना? या तो कक्षक उनके कक्षक या तो पूरे भर रहे हो या फिर कैसे हो? आधे भर रहे हो।
पूरे या पूरे का आधा, 10 आने हैं डी में, तो 5 होना, 6 होना, 4 होना, ठीक है ना। तो वही बेटा कैसे होते हैं आपके उनका स्थायित्व हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। दूसरी हम लोग बात करते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो मैंने आप लोगों से कहा आपको ये बताना है एक उपकोष में, मैंने आपसे क्वेश्चन दिया कि एक उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन युग्मित व अयुग्मित बताने हैं आप लोगों को, ठीक है ना। हम एक उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि उसमें कितने कक्षक युग्मित होंगे और कितने कक्षक अयुग्मित होंगे। एक बेटा बताया था एक में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उसमें कितने होते हैं, डिब्बे कितनी होती है, 7 कक्षक होते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक और 7, इस तरह से। जिस आप एक का उपकोष है, इस एक उपकोष में मैंने क्या बताया आपको 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, क्या भरने हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताना है इसमें कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने अयुग्मित कक्षक होंगे, सॉरी है इलेक्ट्रॉनिक कक्षक। तो हम लोग हुंड के नियम से भरेंगे, तो क्या करेंगे, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10 भर गए। तो मैं बताया था जिसमें जिस कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए वे युग्मित, जिसमें 2-2 नहीं हुए वो अयुग्मित, जिसमें एक वो कैसा है अयुग्मित। तो यहाँ पर ये 3 कक्षक दिख रहे हैं हम लोगों को, तीनों कैसे ये युग्मित हैं और ये 4 कैसे थे यहाँ पर अयुग्मित है। यहाँ पर कैसे ये अयुग्मित, कोई दिक्कत नहीं है। युग्मित 3, अयुग्मित 4। अगर कोई डिब्बा ऐसा खाली रह जाता है, जैसे मान लो हमें पी कक्षक हमें दिया गया, 3 होते हैं पी में, कितने होते हैं 3, हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक इसमें एक इसमें, 2 भर दिए। अब देखो इसमें युग्मित तो एक भी नहीं है लेकिन अयुग्मित 2 हैं, तो ये क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग रिक्त कक्षक। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, रिक्त। ये रिक्त ऐसा, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, ठीक। थोड़ा ये हो गया आपका हुंड नियम के अनुप्रयोग, ठीक है बेटा। इसी के अनुसार हम लोग क्या निकालते हैं, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय भी हम लोग निकालते हैं। प्रतिचुंबकीय जैसे अगर किसी भी उपकोष में बेटा अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो बेटा समझ लो कैसा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर अगर उसमें एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है तो बेटा समझ लो वो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। कैसा होता है, अनुचुंबकीय। और उसमें एक भी अयुग्मित नहीं हो, सभी कैसे हो, युग्मित हो, थोड़ा वो कैसा होता है, परचुंबकीय होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो सोडियम की, आप बताना है कि सोडियम परमाणु है, वो सोडियम परमाणु ये अयुग्मित है क्या, अयुग्मित, सॉरी ये अनुचुंबकीय या फिर परचुंबकीय है। तो पहले हम लोग क्या करें, इसका विन्यास करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो P पूरा कंप्लीट बना हुआ 6 से 6 तो भरे हुए पूरे। S में देखो S एक होता है लेकिन एक कैसा इसमें अयुग्मित है। मैंने क्या कहा था, अगर उस परमाणु में कोई एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अयुग्मित है तो इसका मतलब वो पदार्थ कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा, अनुचुंबकीय। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम की। बाय नंबर पे आता है 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो P में देखो 6 भरे हुए हैं पूरे कंप्लीट तरीके से, और S में देखो आप पूरे भरे हुए हैं, इसमें कोई भी अयुग्मित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा होगा, युग्मित, सॉरी प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। दैट्स क्लियर। अगली बात बेटा आप लोग, अगली बात आती है, अगला नियम है N+L का नियम। अगला नियम कौन सा है, N+L का नियम। या N+L लॉ। इससे आप लोग अच्छी तरह परिचित होंगे कि N+L का लॉ क्या होता है। पर देखिए आप लोग N को और L को सब लोग जानते ही होंगे कि N यहाँ पर क्या है और L यहाँ पर क्या है। लेकिन बेटा अब हम पढ़ रहे हैं N+L का लॉ क्या कह रहा है। तो मैं आपको बताऊं N+L का लॉ बेटा ये कहता है कि आप लोगों को इसमें
ये देखना है कि पहले इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन किसमें, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑबाउनियम पढ़ाया था, ऑबाउनियम में केलोनवाई थी, बताया था पहले 1s में जाएगा, फिर उसके बाद 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, ये बताया था। तो वो तो ऑबाउनियम के हिसाब से बनाई गई, लेकिन आपको किसने पूछ लिया बीच में से ही, बताइए साहब, एक 3p है, एक हमारे पास 4d है, इस तरह से बताइए दोनों में से किसका, ये किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, 3p में जाएगा या फिर 4d में जाएगा। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन आपसे बीच में से पूछ लिया तो उसके लिए हम लोग द्वारा से ऑबाउनियम को लगाने से गए, ठीक है ना, बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है, नियम आता है n+l का नियम। अब n+l का नियम क्या कहता है, ठीक है ना, वो आप देखें। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा 1s में और 2s में पहले किसमें जाएगा, है ना, इसके लिए पहले n की वैल्यू कितनी आएगी 1, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू 0, इसके लिए n की वैल्यू 0, जोड़ देंगे n+l कितना जाएगा बेटा 1, जोड़ देंगे n+l में कितना जाएगा 2, आ गया। n+l की वैल्यू किसमें कम है, इसमें या फिर इसमें, इसमें कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, इसकी ऊर्जा कैसी होगी ज्यादा होगी, इसकी ऊर्जा कैसी होगी कम होगी, ऊर्जा भी निकल गई और इलेक्ट्रॉन किस प्रवेश करेगा वो भी निकल गया। आप लोगों की चीज क्लियर होगी, सब लोगों नहीं हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा हम लोग बात करते हैं इसके बाद में क्रोड विन्यास। क्रोड विन्यास क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शॉर्ट फॉर्म में लिखना क्रोड विन्यास कहलाता है, यानी कि समझ लो तो अक्रिय गैसों के रूप में लिखना। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा आपको लिखना है साहब सोडियम का क्रोड विन्यास, है ना, कहना है सोडियम का। अब आप ये देखोगे सोडियम परमाणु जो है वो किस गैस के नजदीक है, अक्रिय गैस जो होती है वो किसके नजदीक है, आप कहोगे नियॉन के नजदीक है, क्या नजदीक है नियॉन के, नियॉन की जस्ट वाई तो आ जाता है। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे नियॉन, क्या लिखेंगे हम लोग नियॉन, नियॉन लिख दिए क्वेश्चन से। इसका मतलब क्या है, यहां तक 10 का विन्यास हो गया, 10 के बाद फिर किसका आता है 3s1, जो हो गया विन्यास क्रोड विन्यास, यानी अक्रिय गैसों के रूप में लिखना विन्यास क्या कहलाता है, इसका क्रोड विन्यास कहलाता है। सब लोग क्लियर होगी बात। मैंने आपसे कहा आप लिखा दिए क्लोरीन, क्लोरीन का विन्यास करना है आप लोगों को, तो क्या करेंगे, किसके पास है आप लोग पाओगे, आर्गन के पास है, आर्गन के पास में देखना हम लोगों को, यानी कि जो तत्व है वो तत्व उन अक्रिय गैसों के बाद में आए, जिसके से आए बाद में आए, तत्व बाद में आए, उसके बाद में अक्रिय गैस नहीं आए उसको नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले कौन आएगा, नियॉन ही आएगी, नियॉन के बाद में नियॉन हो गया। अब क्या करेंगे, नियॉन के बाद माइनस कर दो 3s2, ठीक है ना, 3s2 हो गया। 3s2 के बाद फिर कितना लगेंगे हम लोग, यहां तक कितने हो गए 10 में यहां तक हो गए थे और 2 यहां तक हो गए, 10 और 2 12, फिर 3p पे आ जाओ, 3p हम लोग कितने करने पड़ेंगे 5, हो गया Ne3s2 3p5, ये हो गया इसका क्या क्रोड विन्यास, क्लियर था। तो सब लोग क्रोड विन्यास भी कर लिया करेंगे, कोई समस्या नहीं किसी को, ठीक है ना। ये चैप्टर का फिनिश हो गया। अगली में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण या आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है बेटा। तब तक ये कहना वाला इतना आप लोग याद करेंगे।